हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की जो हम चर्चा करेंगे यानी कि पिछली क्लास में जो भी चर्चा की मौलिक अधिकार के ऊपर जो भी वीडियो बनाए हम लोग, यानी कि मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक उसमें जो भी आर्टिकल आए हैं छोटे छोटे करके, जैसे अगर बात करेंगे समता एवं समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक क्या था, समता एवं समानता का अधिकार था। उसके बाद बात करेंगे 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ये भी हो गया है। फिर 25 से 28 तक जो भी बात किया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे जो भी आर्टिकल आता है उसके बाद की बात करेंगे, यानी कि हम लोग बात करेंगे 29 और 30। ये क्या दिया गया, इसमें दिया गया शिक्षा तथा संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अब ये क्या था, ध्यान सुनिएगा। इसमें दिया है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अब इसमें भी एक आर्टिकल आता है 29, आर्टिकल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। फिर अगला बोलता है आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। अब दोनों का मतलब समझेंगे क्या होता है, ध्यान सुनेंगे फ्रेंड। यानी कि पहला बोल रहा है आर्टिकल 29 की बात करेंगे तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दूसरा बोलता है आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। ये सब हमारे मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है। बात करेंगे आर्टिकल 29 की, यानी कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक जिनकी एक विशेष भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, यानी कि भारत के क्षेत्र में या भारत के किसी भी भाग में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक जिसकी एक विशेष भाषा है, विशेष लिपि है, विशेष संस्कृति है, उसे बनाए रखने का उसे क्या होगा, अधिकार होगा। और यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसा कि आर्टिकल हम लोग 15 पढ़े थे, विभेद पर प्रतिषेध, यानी कि आर्टिकल 15 बोलता है विभेद पर प्रतिषेध। वहां पर बात होती है कोई भी व्यक्ति यानी भारत के अंदर रहने वाला, निवास करने वाला, चाहे अल्पसंख्यक आए चाहे बहुसंख्यक में आए, उसमें कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसी का आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता बोलता है। उसमें भी वही बातें सेम कही गई है, लेकिन योग्यता के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव हो सकता है। सेम वही कंडीशन यहाँ आती है, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक बात करेंगे बहुत कम ही लोग रहते हैं, यानी कि माइनॉरिटी की बात करेंगे जो कम लोग रहते हैं, यानी उनकी एक विशेष भाषा होगी, लिपि होगी तथा उनकी संस्कृति होगी, उन्हें बनाए रखने का उन्हें अधिकार आर्टिकल 29 के तहत दिया गया है। आर्टिकल बातें हैं, आर्टिकल 30 में क्या दिया गया है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, यानी कि इसमें कहा गया है सभी अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, अपने भाषा के आधार पर, क्या है ध्यान सुनिएगा, सभी अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, अपने भाषा के आधार पर किसी भी शिक्षा संस्था की स्थापना करने का तथा उन्हें चलाने का उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है। अब बात करेंगे कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 30 में, और इससे सरकार विनियमित कर सकेगी, ऐसा भी इसमें कहा गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे अल्पसंख्यक क्या होते हैं, अल्पसंख्यक कितने प्रकार में, एक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक पाए जाते हैं और एक धार्मिक आधार पर। भारत में जो है 6 प्रकार के धार्मिक आधार पर क्या पाए जाते हैं, अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। यानी अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो जैसे होता है, जैसे हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू बहुसंख्यक में आता है, यानी कि भारत में जो आबादी पाई जाती है हिंदुओं की, इसलिए हिंदू को बोला जाता है बहुसंख्यक में। अल्पसंख्यक की बात करेंगे जो कम पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाता है मुस्लिम क्या आएंगे, अल्पसंख्यक में आएंगे। मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। एक हमारा हो जाता है ईसाई,
यानी इन लोगों को विशेष छूट दी गई है, यानी कि ये सब हमारे में क्या आते हैं, भारत में या इंडिया में क्या आते हैं, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी में आते हैं। ये लोग क्या आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। बस केवल किसको छोड़कर, हिंदू को छोड़कर बाकी सब किस में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। अब इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करेंगे, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 32 की बात करेंगे। मेन रूप से इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से अगर बात करें, जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए संविधान में 12 से 35 लेके, यानी कि भाग 3 के अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें अगर कोई चेंजेस आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उनको शून्य करने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है। इसीलिए इसे बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या सुनेंगे, आर्टिकल 32 बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक मतलब संविधान में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसके बारे में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, यानी कि हम लोग एक आर्टिकल पढ़े थे, ध्यान सुनिएगा, वो वाला भी आर्टिकल याद रखेंगे। यानी कि आर्टिकल 13 बोलता है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। उसमें साफ साफ कहा गया है, राज्य ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों से परे हो या हनन करते हो या फिर छीनते हो। अगर ऐसा कोई नियम कानून राज्य बनाता है तो उस पर क्या लगाया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा बैठाई जा सकती है, यानी कि उसे संसद में पेश किया जा सकता है, जिसके चलते उसे क्या किया जा सकता है, उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 13 कहता है। अब इसी की बात आती है आर्टिकल 32 के ऊपर। अगर यही बात आती है तो आर्टिकल 32 के ऊपर ये सब कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को बल देते हुए भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर ने। जबकि आता है संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है, तो वहां पर आता है उसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू आता है। ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन। यानी कि आर्टिकल 32 के तहत अगर संवैधानिक उपचार जिसमें दिया गया है, इसको बोले हैं, क्या बोले, इसको बोले हैं संविधान की आत्मा। जबकि प्रस्तावना को जो बोले हैं संविधान की आत्मा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले। ठीक है, दोनों बात क्वेश्चन याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब इसके बाद बात करेंगे इसमें दिया क्या गया है, यानी कि ऐसा अगर नियम कानून कोई बन जाता है जो हमारे क्या हो, मौलिक अधिकारों को छीनते हो या हनन करते हो, अगर ऐसा करता तो हम लोग जाएंगे कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब तो नियम कानून बनना चाहिए ना। तो उसके तहत अगर आर्टिकल 32 के तहत उसी लिए दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि इसके तहत अगर कोई नियम कानून ऐसा बनता है तो हम लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर इसी में आगे आएगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन दोनों की रिट जो जारी करने की शक्ति है अलग अलग दिया गया है। अब दोनों की बात करेंगे तो दोनों अलग अलग दिया गया है। इसमें विशेष मत देते हुए भीमराव अंबेडकर ने इसको आत्मा बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि अगर कोई नियम कानून बनता है ऐसा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो तो हम लोग न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मौलिक अधिकार को कुछ मतलब ही नहीं रह जाता। यानी कि अगर मौलिक अधिकार बनाया गया है तो यह देखते हुए बनाया गया है क्योंकि इसको राज्य छीन नहीं सकता है। राज्य की बात करेंगे विशेष रूप से परिभाषा आर्टिकल 12 में हम लोग देखें, याद रखेंगे। आर्टिकल 32 तहत क्या दिया गया है, आर्टिकल 32 तहत रिट जाने करने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। यानी कि रिट की बात करेंगे, रिट क्या होता है। अब रिट की बात करेंगे तो दोनों अलग अलग प्रकार से 5 प्रकार की क्या कर सकते हैं, रिटें जारी कर सकते हैं। अब रिट की बात कर ले तो यहाँ पर एक होता है सुप्रीम कोर्ट और एक होता है हाई कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। दोनों रिट जारी कर सकते हैं। अब बात करेंगे रिटों की बात करेंगे तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यानी कि बात करेंगे तो ये जो होता है सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है ये आर्टिकल 72 के तहत जारी करता है। याद रखेंगे फ्रेंड, यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। वही बात करेंगे ये जो होता है आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, रिट जारी करता है। अब ये भी याद रखेंगे फ्रेंड, यानी कि बात कर लें अगर आर्टिकल 32 के तहत ए रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत ये कौन जारी करता है, हाई कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। अब इसमें बात करेंगे दोनों में अंतर ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो ये पूरे भारत क्षेत्र के अंदर, यानी कि भारत के टोटल 28 राज्यों में कोई भी अगर राज्य है वहाँ पर रिट जारी करना है तो वह कहीं पर भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इसका क्या है विशेष, पूरा क्षेत्र कहाँ आता है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा भारत क्षेत्र में आता है।
अब वहीं पर इसकी बात करते हैं अगर हाई कोर्ट की, तो यह क्या होता है, एक विशेष राज्य में ही लगा सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं कि छोटे जगह पर लगा सकता है। अब एक बड़ी बात ये अंतर होती है कि सुप्रीम कोर्ट है जो वो केवल किस पे लगा सकता है, सुप्रीम जो कोर्ट है वह केवल मौलिक अधिकारों पर ही रिट जारी कर सकता है, इनके बजाय किसी पर रिट जारी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इसकी बात आती है तो ये मौलिक अधिकार तथा कानूनी जो भी अधिकार रहेगा उन पर भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। यही दोनों बड़ा अंतर है। यानी कि ये बात करेंगे तो ये पूरे भारत में लगा सकता है, और ये क्या करेंगे, एक विशेष क्षेत्र में या बात कर ले, विशेष क्षेत्र की बात करेंगे तो मतलब राज्य हो गया, एक विशेष राज्य में लगा सकता है। और क्या कर सकता है, ये मौलिक अधिकार पर ही बस लगाता है। ये कहाँ लगाएगा, मौलिक अधिकार पर, जबकि ये कहाँ लगाएगा, मौलिक अधिकार अब प्लस लगा सकता है कानूनी अधिकार, दोनों पर लागू कर सकता है कानूनी अधिकार, ठीक ना। ये हमारी हो जाती है रिटों में अंतर। अब इसके बाद बात करेंगे, अगर रिट के बाद बात करेंगे, रिटें कितने प्रकार की होती हैं, रिटें टोटल 5 प्रकार की होती हैं। हम लोग एक एक की बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हैबियस कॉर्पस, यानी कि पहले की बात करेंगे जो रिटें होती है, रिट की बात करेंगे। रिट टोटल 5 प्रकार की होती है। जो पहली दी गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखें फ्रेंड क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। यहाँ फिर अगला आता है परमादेश। तीसरा क्या होता है, प्रतिषेध। चौथा क्या आता है, उत्प्रेषण। पांचवा क्या आता है, अधिकार परीक्षा। अब चारों या पांचों की बात करेंगे तो पांचों अलग अलग आता है, तो पांचों एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, बंदी मतलब बंदी, इसका अर्थ होता है शरीर को सामने लाओ। मतलब क्या होता है, शरीर को सामने लाओ। यानी कि अगर ए रिट जारी की जाती है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है जिसे किसी बिना वजह के अगर गिरफ्तार किया गया है, मतलब अगर किसी नागरिक को बिना किसी वजह के, बिना किसी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है, बिना किसी कारणवश गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो व्यक्ति कौन सी रिट जारी कर सकता है, हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। इसके द्वारा क्या करेगा, न्यायालय है जो कहेगा शरीर को सामने लाओ, और लाने के बाद एक ज्ञात किया जा सकता है कि जो भी व्यक्ति रहेगा उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी कि अगर व्यक्ति ने जुर्म किया है या फिर अपराध किया है तो उसके तहत उसे क्या हो सकता है, उसके तहत उसे उस अनुसार ही उसे क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। अगर उसके अनुसार उसे दंडित नहीं किया जाएगा, जैसा भी कानून रहेगा उसके अनुसार उसे दंड किया जाएगा। अगले की बात करते हैं, इसमें आता है हमारा परमादेश। इसका मतलब होता है ये किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जारी होती है। इसका मतलब ये है कि हम क्या होता है, इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, हम आदेश देते हैं। मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यानी कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जारी होगी। अगर आदेश देगा, अगर कोई सरकारी कर्मचारी उस काम को नहीं कर रहा है तो आर्डर दिया जाएगा कि उसे करे वो, ठीक ना। और तीसरे की बात करें, प्रतिषेध की रिट, ये ऐसे विरुद्ध जारी होती है, ये सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ या जिला न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है जो अपने क्षेत्राधिकार से क्या कर रहे हो, विरुद्ध, यानी कि अलग जाकर क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, उनके विरुद्ध जाके क्या होती है, रिट जारी होती है। और ये रिट तब जारी होती है जब क्या किया हो, कार्य चल रहा हो, यानी कि उसके विरुद्ध अभी कार्य चल रहा हो। अब इसके बाद ये भी सेम प्रतिषेध की रीट के बराबर क्या होता है, उत्प्रेषण की रीट होती है। अब इसकी बात करेंगे तो उत्प्रेषण की रीट क्या होती है, ये ऐसे इस पर जारी, सुप्रीम कोर्ट उस पर जारी करता है, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के ऊपर जारी करता है जो क्या करते हैं, अपने क्षेत्राधिकार से अलग बाहर जाकर कार्य करते हैं और इन्होंने क्या किया हो, कार्य को पूरा कर लिया हो, यानी कि सजा जो भी कुछ बात डिसाइड निर्णय क्या किया हो, ले लिया हो सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट ने उसे पास कर दिया गया या अधीनस्थ न्यायालय ने उसे पास कर दिया हो, तब कौन सी रीट जारी होती है, उत्प्रेषण की रीट। यानी कि अभी भी अगर वो नियम कानून अभी भी कोर्ट में चल रहा है, मतलब चल रहा है,
तब तो प्रतिषेध की होती है, अगर चल के बंद हो गया तो उत्प्रेषण की रीट जारी होती है। अब उसके बाद अगला आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास क्या अधिकार है, आपके पास क्या प्राधिकार हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, यह सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारी के, यानी कि ध्यान रखेंगे किसी प्राइवेट के विरुद्ध नहीं, किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जारी की जाती है। यानी कि इसमें कहा जाता है जो भी सरकारी व्यक्ति रहता है, कर्मचारी रहता है, उसके विरुद्ध इसलिए जारी होती है और उसे कहा जाता है कि वह योग्यता संबंधी, जो भी वो पद पर बैठा है, पद संबंधी योग्यता संबंधित वो क्या लाए, दस्तावेज लाए। अगर वह दस्तावेज नहीं लाता है तो उसे उसी समय से उस पद को त्यागना होगा, उसी समय से उस पद को त्यागना होगा। ये सब क्या थी, 5 प्रकार की रीटें थी। अब इसके बाद अगर बात करेंगे आर्टिकल 32 के बाद हमारा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 33 आता है। आर्टिकल 33 में कहा गया है कुछ विशिष्ट, यानी कि संसद क्या करती है, कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकती है, यानी कि मौलिक अधिकार उनसे छीन सकती है। या ऐसा क्या कहा गया इसमें, यानी कहा गया कि जो सेना में कार्य करते हैं या सशस्त्र बल में काम करते हैं, जो सशस्त्र बल में काम करते हैं या फिर सूचना ब्यूरो में काम करते हैं, उनकी आईडी को छुपा सकती है सरकार, या फिर उनके मौलिक अधिकार पर क्या कर सकती है, कानून बना के उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा कहा गया आर्टिकल 33 के तहत। यानी कुछ विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष लोगों के लिए, या सशस्त्र बल में कार्य करने वाले या सूचना ब्यूरो में कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये आर्टिकल कौन सा देता है, आर्टिकल 33 के तहत ये सब दिया गया है। अब आर्टिकल 34 की बात करेंगे, यानी कि आर्टिकल 34 में दिया गया है कि जब सेना विधि लागू हो, यानी कि सेना का जो भी नियम कानून है अगर वो सब लागू किया गया है तो वह हमारे मौलिक अधिकारों को, संसद के पास ऐसी शक्ति है कि मौलिक अधिकारों को छीन सकती है या प्रतिबंध लगा सकती है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे आर्टिकल 35 के तहत क्या दिया गया है, संसद के पास भी तमाम शक्तियाँ दी गई हैं। अगर हमें मौलिक अधिकार में, नियम कानून में कोई चेंजेस करना है तो वह किसके पास शक्ति है, संसद के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। दोनों बातें याद रखेंगे, जितनी भी मौलिक अधिकार संबंधित बातें हैं सब कुछ विशेष रूप से किसके पास है, संसद के पास है। अब इसके बाद अगले पार्ट की बात करेंगे तो हमारा जो अगला पार्ट आएगा वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से स्टार्ट करेंगे।